सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में पहले दिन देखने को मिली पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस। पूर्वोत्तर से सांसद और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, पिछले 9 सालों के दौरान पूर्वोत्तर में नहीं हुई कोई बड़ी घटना। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने की चर्चा की शुरुआत। उच्च सदन राज्यसभा में हंगामे के चलते प्रश्नकाल और शून्यकाल हुआ बाधित। विधायी कामकाज के दौरान अंतरसेवा संगठन विधेयक, भारतीय प्रबंध संस्थान संशोधन विधेयक, नेशनल डेंटल कमीशन बिल और राष्ट्रीय नर्सिंग व मिडवाइफरी आयोग विधेयक हुआ पारित। न्यूज क्लिक को चीन की फंडिंग का मुद्दा संसद में मंगलवार को भी छाया। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राज्यसभा में विवादित न्यूज पोर्टल में संलिप्तता पर कांग्रेस को घेरा। पीयूष गोयल सहित अनुराग ठाकुर सरीखे केंद्रीय मंत्रियों ने पूरे मामले पर चर्चा और जांच की मांग की। भाजपा बुधवार से भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और वोट बैंक की राजनीति के खिलाफ चलाएगी देशव्यापी अभियान। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाएगा। संसद भवन परिसर में पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भाजपा संसदीय दल की हुई बैठक। हरियाणा के नूंह में हालात सामान्य स्थिति की ओर। पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान संवेदनशील इलाकों में कर रहे हैं गश्त। कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल को प्रशासन ने घटनास्थल पर जाने से रोका। कहा, धारा 144 का नहीं होने दिया जाएगा उल्लंघन। राष्ट्रपति ने पुदुचेरी यात्रा के दौरान ऑरोविले में एस्पायरिंग फॉर सुपरमाइंड इन द सिटी ऑफ कंसेंसस विषय पर एक सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, महर्षि अरबिंदो के विचार उन मुद्दों के लिए बहुत प्रासंगिक जिनका दुनिया आज के समय में कर रही है सामना। पाकिस्तानी चुनाव आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को औपचारिक रूप से 5 वर्ष के लिए ठहराया अयोग्य। तोशाखाना मामले में 3 साल जेल और 1 लाख रुपये के जुर्माने के बाद चुनाव आयोग ने जारी की अधिसूचना। न तो लड़ सकेंगे चुनाव, न कर सकेंगे पार्टी का नेतृत्व। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। विपक्ष की तरफ से सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर मंगलवार को लोकसभा में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने चर्चा की शुरुआत की। चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई नेताओं ने हिस्सा लिया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, ये अविश्वास प्रस्ताव हम मणिपुर के संदर्भ में लेकर आए हैं, तो वहीं झारखंड से भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने सत्ता पक्ष की तरफ से चर्चा की शुरुआत की। माननीय सदस्यगण, केंद्र सरकार के खिलाफ संसद में लाए गए विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर मंगलवार से लोकसभा में चर्चा शुरू हुई। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने चर्चा की शुरुआत की। चर्चा से पहले माना जा रहा था कि इसकी शुरुआत कांग्रेस सांसद राहुल गांधी करेंगे। चर्चा शुरू होने के साथ ही सदन में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। नेताओं के बीच वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के मुद्दे पर लेकर आए हैं। वहीं भाजपा की ओर से गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने चर्चा की शुरुआत की। अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए निशिकांत दुबे ने इंडिया गठबंधन को लेकर टिप्पणी की। ये अविश्वास प्रस्ताव हमारी मजबूरी है। ये हमारी मजबूरी है कि हम अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ा, क्योंकि ये बात कभी भी संख्या की नहीं थी। ये बात हमेशा इंसाफ की थी, मणिपुर के इंसाफ की। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की उनकी 2 मनस्थिति है। वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही हैं, इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको 2 काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि यह अविश्वास प्रस्ताव बहुत गलत समय पर लाया गया है। कांग्रेस को बाद में इसका पछतावा होगा। आज का जो अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं कांग्रेस पार्टी, मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के जो लोग हैं
वो खुद ही बाद में पछताएंगे। सर, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आज परिस्थिति बिल्कुल उल्टा है। आज भारत का छवि विश्व में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से डिंपल यादव ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि आज लोग महंगाई से काफी परेशान हैं। सर, उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और साथ में देयर इज नो इंक्रीज इन प्रोडक्शन और बिजली भी मुहैया नहीं करा पा रही है यह सरकार। सर, विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में 3 दिन तक 16 घंटे बहस होगी और उसके बाद वोटिंग होगी। चर्चा में भाजपा के कुल 15 सांसद भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी अपनी बातें रखेंगी। अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री मोदी 10 अगस्त को चर्चा का जवाब देंगे। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव से पहले प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में भाजपा सांसदों की एक बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों से चुनाव में जुटने के साथ ही विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों से कहा कि विपक्षी गठबंधन आपसी अविश्वास से ग्रस्त है। सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोगों ने वंशवाद, तुष्टीकरण, भ्रष्ट राजनीति से देश को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इस दौरान पीएम मोदी ने सांसदों से भाजपा की नीतियों को घर घर पहुंचाने का आह्वान भी किया। केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और वोट बैंक की राजनीति के विरुद्ध देशव्यापी अभियान शुरू करेगी। इसके साथ ही पार्टी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस भी मनाएगी और 15 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। ये सभी अभियान संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक में तय किए गए। इस दौरान पीएम मोदी ने सांसदों से भाजपा की नीतियों को घर घर पहुंचाने का आह्वान भी किया। 9 अगस्त 2023 को जो हमें एक अभियान चलाना है, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, तुष्टीकरण यानी वोट बैंक पॉलिटिक्स क्विट इंडिया, ये अभियान हमें 9 अगस्त 2023 से चलाना है। उसमें सारे एमपी जुड़े, ये प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। बैठक में अविश्वास प्रस्ताव पर पार्टी की रणनीति पर चर्चा की गई। अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि घमंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है, जबकि सरकार के पास बहुमत है और ये समझ से परे है कि ये प्रस्ताव क्यों लाया गया है। नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसे आपको पता है कि ये घमंडिया गठबंधन लेकर के आया है और इस घमंडिया गठबंधन की ये भावना है कि हम आपस में एक हैं क्या, अदरवाइज हमारे पास तो बहुमत है। ये क्यों नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए हमारी समझ में नहीं आया, लेकिन शायद उनके मन में ये है कि हम एक हैं क्या, इसकी वो टेस्टिंग करना चाहते हैं। एक टेस्टिंग उन्होंने कल राज्यसभा में भी की और राज्यसभा के फ्लोर पे जो भाषण हुए उससे पता चल गया कि वो कोई मजबूत ग्राउंड पे नहीं थे। साथ ही संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने बताया कि बैठक के दौरान हर गांव से अमृत कलश यात्रा निकालने का फैसला लिया गया है। बनाने के लिए शपथ पत्र के जरिए हर घर से संपर्क किया जाएगा। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्र और राजेश राज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। संसद के दोनों सदनों में मंगलवार को भी हंगामा देखने को मिला। हंगामे के बीच ही सरकार ने कई अहम विधायी कामकाज भी निपटाए। एक तरफ जहां राज्यसभा में अंतरसेवा संगठन कमांड कंट्रोल और अनुशासन बिल 2023 पारित हो गया, वहीं भारतीय प्रबंध संस्थान संशोधन विधेयक 2023 भी पारित हो गया। वहीं नेशनल डेंटल कमीशन बिल 2023 और राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक 2023 भी पास हो गया। हालांकि बार बार हुए व्यवधान के चलते राज्यसभा में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो सका।
राज्यसभा में दोपहर बाद कामकाज सुचारू रूप से चला और कई महत्वपूर्ण विधेयक सदन से पारित हुए। इन विधेयकों में सबसे पहले अंतर सेवा संगठन कमांड कंट्रोल और अनुशासन बिल 2023 रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सदन में रखा गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस बिल के पारित होने से हमारी तीनों सेनाएं बेहतर समन्वय के साथ काम करेंगी। उन्होंने कहा कि यह विधेयक किसी अंतर सेना संगठन में अनुशासन बनाए रखने के लिए त्वरित कार्रवाई का प्रावधान करता है। वर्तमान में जो वैश्विक परिस्थितियां हमारे सामने हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हमारी सेनाओं का सशक्त होना यह आवश्यक है। तो अपनी सेनाओं को सशक्त करने की दृष्टि से ही यह बिल लाया गया है। बेहतर ज्वाइंटनेस होनी चाहिए और साथ ही साथ इंटीग्रेशन भी बेहतर होना चाहिए और हमारी सेनाएं वांछित जो परिणाम हैं उनको हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सके, यह इस बिल का मुख्य उद्देश्य है। राज्यसभा में भारतीय प्रबंध संस्थान संशोधन विधेयक 2023 भी पारित कर दिया गया। नए बिल के अनुसार राष्ट्रपति को IIM का विजिटर बनाया गया है। उनके पास कामकाज का ऑडिट करने, पूछताछ करने का आदेश देने के साथ साथ निदेशक के साथ इसके बोर्ड के अध्यक्षों को नियुक्त करने या हटाने की शक्तियां भी होंगी। हमने इसको बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IIT, NIT, आइजर की इक्विवेलेंट IIM को भी हमने विजिटर्स नॉमिनी आज बोर्ड ऑफ द गवर्नर की चेयरमैन, डायरेक्टर नियुक्ति की प्रक्रिया और उन पे डिसिप्लिनरी एक्शन अगर आवश्यकता है तो लेने की समानता है इस बोर्ड में, इसमें हमने प्रपोज किया है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने नेशनल डेंटल कमीशन बिल 2023 और राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक 2023 एक साथ चर्चा और पारित कराने के लिए राज्यसभा में रखे। बिल का उद्देश्य नर्सिंग और मिडवाइफरी पेशेवरों द्वारा शिक्षा और सेवाओं के मानकों के विनियमन और रखरखाव का प्रावधान करना है। साथ ही राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023 का उद्देश्य देश में दंत चिकित्सा के पेशे को विनियमित करना है और किफायती दंत चिकित्सा शिक्षा प्रदान करना भी है। मैं अपेक्षा करता हूं कि दोनों बिल आने वाले समय की मांग को पूरा करने के लिए है। मेडिकल एजुकेशन का हमारी देश की वर्तमान रिक्वायरमेंट को भी पूरा करना है, देश की भविष्य की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करना है। क्वालिटी एजुकेशन हमें हेल्थ सेक्टर में प्रोवाइड करना है, स्थापित हितों से देश को मुक्ति दिलाना है। एक पारदर्शी एजुकेशन हेल्थ सेक्टर में हो, उसके लिए जो हमने बदलाव शुरू किया है उसकी श्रेणी में ये तीसरा और चौथा बदलाव है। फार्मेसी कमीशन भी पांचवा बदलाव के रूप में आएगा ताकि एजुकेशन की सिनर्जी बनी रहेगी, पारदर्शिता से इस सेक्टर में एजुकेशन होगा। राज्यसभा में सदन की शुरुआत होते ही मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा देखने को मिला और बार बार हुए व्यवधान के चलते शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं चल सका। ऋषि कुमार के साथ राजेश राज, DD न्यूज, दिल्ली। राज्यसभा में सोमवार का पूरा दिन दिल्ली सेवा बिल के नाम पर समर्पित रहा। गुरुवार को लोकसभा से पारित होने के बाद इस बिल को राज्यसभा में पेश किया गया था, जहां पूरे दिन इस पर चर्चा हुई और आखिरकार ये बिल पारित हो गया। दिल्ली सेवा बिल के पक्ष में जहां 131 वोट डाले गए तो इसके विरोध में विपक्षी सांसदों की ओर से सिर्फ 102 वोट ही पड़े। Shri Amit Shah to move that the bill be passed. दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा से 102 के मुकाबले 131 सांसदों के समर्थन से पारित हो गया। इस दौरान सदन में तीखी बहस देखने को मिली। इस बीच एक विवाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को लेकर हुआ। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने बिना सांसदों की सहमति के उनका नाम सेलेक्ट कमेटी को सौंप दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मसले को उठाया। साथ ही कई सांसदों ने भी राज्यसभा चेयरमैन से इसकी शिकायत की। इस पर आसन ने जांच का आश्वासन दिया। Rule 72(2), sir. Just one second. 72(2). It says no member shall be appointed to a select committee if he is not willing to serve on the committee. The mover, and I repeat again, the mover shall ascertain whether a member proposed to be named by him is willing to serve on the committee. Sir, no such discussion has been done by me. My name has been taken without my permission, sir. This is a matter of privilege. How did I name the member? I do not understand. आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य
राघव चड्ढा के इस व्यवहार की सत्तारूढ़ भाजपा ने आलोचना की है। भाजपा ने राघव चड्ढा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। नियम और संविधान की भावना दोनों के अनुसार सही नहीं था, तो मेरे विचार से ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। ये तो आप, मैं कह रहा हूं, संसद का विषय छोड़ दीजिए, कोई आपकी जानकारी के बगैर आपका नाम कहीं कोट कर दे, कौन कह रहा है कि साहब ये नियम के अनुसार सही नहीं है? भाई कल के दिन कोई कहेगा साहब नियम में कहां लिखा है कि आपकी कंसेंट लेनी चाहिए? मेरे विचार से सर्वथा अनुचित है। और ये एक बार फिर आम आदमी पार्टी की जो बाल सुलभ उच्छृंखलता है, द चाइल्डिश अप्रोच ऑफ आम आदमी पार्टी विच इज बीन कंसिस्टेंटली प्रूव्ड इन द लास्ट 1 डिकेड, उसी की तरफ आता है। इस बीच राघव चड्ढा ने कहा कि जब इस मामले में उन्हें विशेषाधिकार समिति नोटिस भेजेगी तो वो जवाब दे देंगे। वहीं आपके एक और सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि हो सकता है कि राघव चड्ढा ने अच्छे विश्वास से उनके नाम लिखे हों। जब भी सेलेक्ट कमेटी बनती है तो हर मेजर पॉलिटिकल पार्टी के सांसद का व्यू उसके अंदर लिया जाता है और उसकी बात की जाती है। ये कहते हैं जी हमारे सिग्नेचर नहीं कराए, हमारे फोर्स सिग्नेचर कर दिए, एक झूठा फ्रॉड कर दिया, इसमें सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हो सकता है कि गुड फेथ के अंदर राघव ने उनके नाम लिखे कि ये बीजेपी के सांसद भी इसमें होने चाहिए, कांग्रेस के सांसद भी होने चाहिए। ये सारा विवाद उस समय पैदा हुआ जब राज्यसभा ने दिल्ली सेवा विधेयक को सदन की प्रवर समिति को भेजने के विपक्ष के प्रस्ताव को ध्वनिमत से खारिज कर दिया। तब चर्चा का जवाब दे रहे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2 सदस्यों ने बताया है कि उन्होंने आप सांसद राघव चड्ढा द्वारा प्रदत्त चयन समिति का हिस्सा बनने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि ये जांच का विषय है कि प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कैसे हो गए और ये विशेषाधिकार का मामला है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि 4 सांसदों ने उन्हें लिखा है कि उनकी ओर से कोई सहमति नहीं दी गई और मामले की जांच की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राज्यसभा में सोमवार को दिल्ली सर्विसेज अमेंडमेंट बिल पारित होने के दौरान भाजपा ने आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा पर सदन में पेश प्रस्ताव में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने विधेयक को राज्यसभा की सेलेक्ट कमेटी को भेजने का प्रस्ताव पेश किया, जिस पर भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी, बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा समेत 5 सांसदों द्वारा कहा गया कि प्रस्ताव को लेकर न उन्हें कोई जानकारी है और न ही सहमति। संसदीय परंपरा में इस हैरत अंगेज मामले पर राज्यसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि राघव चड्ढा के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। राज्यसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक लक्ष्मीकांत वाजपेयी से बात की हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र ने। दिल्ली संघ क्षेत्र सेवा विधेयक के मतदान के दौरान एक बात देखने को मिली कि आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने 5 सांसदों की सहमति बगैर उनसे लिए सेलेक्ट कमेटी को विधेयक को भेजने की बात की। राज्यसभा में सांसद और मुख्य सचेतक भाजपा लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ हैं। सर, किस रूप में देखते हैं ये एक तरीके से विशेषाधिकार का हनन? आदरणीय राघव चड्ढा जी के द्वारा जो ये कृत्य किया गया है, ये राजनीतिक अनैतिकता की पराकाष्ठा है। उन्होंने जो इस कृत्य को किया, तत्काल उन माननीय सदस्यों ने, जिनका नाम उन्होंने फर्जी तरीके से रखा था, तत्काल सदन में खड़े होकर प्रतिवाद किया और आदरणीय उपाध्यक्ष जी ने, उपसभापति जी ने उस पर कार्रवाई करने की बात को स्वीकार किया और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस बात को सदन में कहा। निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, नियमों के अंतर्गत जो कार्रवाई आवश्यक हो होनी चाहिए, जिससे कि भविष्य में सदन की परंपराओं और मान्यताओं और सदन की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करने का साहस कोई न जुटा सके। ये एक तरीके से सांसद के विशेषाधिकार हनन का भी तो मामला बनता है। वो तो जब माननीय उपसभापति जी ने उसका संज्ञान ले लिया है तो ये निर्णय उनको करना। मेरा तो इतना ही मत है कि इतनी सख्त कार्रवाई और ऐसी स्पष्ट कार्रवाई होनी चाहिए कि भविष्य में कोई राज्यसभा की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करने का साहस न कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। स्पष्ट तरीके से मुख्य सचेतक राज्यसभा, बीजेपी के मुख्य सचेतक राज्यसभा लक्ष्मीकांत जी का कहना है कि संसदीय परंपरा के अनुरूप सदस्यों को आचरण करना चाहिए और किसी भी तरीके से संसद की परंपरा का उल्लंघन स्वीकार्य नहीं है। कैमरा पर्सन संदीप कुमार के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, संसद भवन परिसर, नई दिल्ली। लोकसभा ने सोमवार को व्यक्तिगत डिजिटल डाटा संरक्षण विधेयक पारित कर दिया। इसका उद्देश्य भारतीयों के व्यक्तिगत डिजिटल डाटा की सुरक्षा करना है।
डिजिटल दुनिया में लोगों की गोपनीयता की सुरक्षा के लिए विधेयक लाया गया है। गौरतलब है कि देश के लगभग 90 करोड़ लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। विधेयक में व्यक्तिगत डाटा रखने की एक निश्चित सीमा, डाटा की उचित सुरक्षा और डाटा के संबंध में जवाबदेही का प्रावधान है। विधेयक में भारतीय डाटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान है। उल्लंघन की सूचना मिलने पर बोर्ड मामले की जांच करेगा और जुर्माना लगाएगा। विधेयक की भाषा सरल रखी गई है ताकि आम आदमी उसे समझ सके। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये विधेयक आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों को कमजोर नहीं करता है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक वीडियो संदेश में कहा कि 9 अगस्त 1942 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने क्विट इंडिया अभियान की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी क्विट इंडिया अभियान का आह्वान किया है। मित्रों, कल 9 अगस्त है और मैं आपको याद करवाना चाहता हूं कि वर्ष 1942 में महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो के आह्वान से राष्ट्र को प्रेरित किया और उस समय भारत छोड़ो अंग्रेजों के खिलाफ था। आज देश हर बुराई को कह रहा है क्विट इंडिया, इंडिया छोड़ो। करप्शन क्विट इंडिया, नेपोटिज्म क्विट इंडिया, अपीजमेंट क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो, परिवारवाद इंडिया छोड़ो, तुष्टीकरण इंडिया छोड़ो। तो आइए मिलकर संकल्प लें इन बुराइयों को क्विट इंडिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस का हाथ न्यूज़ क्लिक के साथ है और न्यूज़ क्लिक के ऊपर चीन का हाथ है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए और बताना चाहिए कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन से पैसे क्यों लिए और कहां-कहां इसका इस्तेमाल किया। फिर मैं इतना ही कहूंगा, कांग्रेस का हाथ न्यूज़ क्लिक के साथ। कांग्रेस पर यह गंभीर आरोप लगा रहे हैं देश के सूचना प्रसारण मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनुराग सिंह ठाकुर। आरोपों से जाहिर है कि बीजेपी न्यूज़ क्लिक को लेकर हुए खुलासे पर कांग्रेस सहित विपक्षी दलों को बख्शने के मूड में नहीं है। बीजेपी का कहना है कि अमेरिकी मीडिया द्वारा न्यूज़ वेबसाइट न्यूज़ क्लिक पर चीन से फंड मिलने के खुलासे का मामला बेहद गंभीर है। सोमवार को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में ये मामला उठाया था, तो मंगलवार को पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राज्यसभा में ये मुद्दा उठाया और इसे देश की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बताया। As a very severe thing has appeared in a foreign media, that is in New York Times there has been a news that under the investigation in United States there are certain things which has come that which is being used on propaganda against India, and that too from the backhand from the Chinese Communist Party. और यह बात मैं बताना चाहता हूं कि वहां पर यह बात आई है कि नेवाल रॉय सिंघम नाम के एक अमेरिकन के द्वारा इस प्रकार की बातें आई है और उनके द्वारा ये बात भारत के भी जिन संस्थानों के ऊपर कुछ समय पहले ईडी की रेड हुई थी, आज समाचार पत्रों में आया है कि वो भारत विरोधी शक्तियों के द्वारा उनके पास आर्थिक स्रोत आते थे। वहीं लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने फिर से ये मामला उठाया और सीपीएम के पूर्व महासचिव प्रकाश करात पर गंभीर आरोप लगाए। सीपीएम के जो जनरल सेक्रेटरी, पूर्व जनरल सेक्रेटरी थे प्रकाश करात साहब, उनका पूरा का पूरा मेल मैं ऑन रिकॉर्ड आपको लाना चाहता हूं कि जो वो नेवेली राय सिंघम था उसके साथ उनके हजारों मेल हैं और जब आप कहेंगे मैं ऑन रिकॉर्ड उसको पेश कर दूंगा सर कि सीपीएम किस तरह से देशद्रोही पार्टी के साथ है। हम तो आइडियोलॉजी में मानने वाले हैं। बीजेपी का आरोप है कि सीपीएम के पूर्व महासचिव प्रकाश करात ने नेविल रॉय सिंघम के साथ हजारों बार मेल लिखे। मीडिया में इससे जुड़े कई मेल भी सामने आए हैं। बीजेपी ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से गंभीर खिलवाड़ बताते हुए विपक्षी गठबंधन पर सवाल खड़े किए हैं। आज देश की सुरक्षा से संबंधित एक बहुत ही गंभीर विषय सुधांशु त्रिवेदी जी ने राज्यसभा में उठाया। बहुत ही एक गंभीर विषय देश के समक्ष एक ऐसे अखबार ने उठाया है अमेरिका के, जिसे दिल्ली के मुख्यमंत्री विश्व का सबसे बड़ा अखबार कह के दुआई दिया करते थे। उसी अखबार ने पर्दाफाश किया है
इस घमंडिया गठबंधन के नेताओं का, जिनके रिश्ते कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ आज सबके सामने आए। गौरतलब है कि एक विदेशी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि समाचार साइट न्यूज क्लिक को विदेशों से वित्त पोषित किया गया है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि साल 2021 में जब भारत की जांच एजेंसियों ने मनी लॉन्ड्रिंग के पुख्ता सबूतों के आधार पर न्यूज क्लिक के खिलाफ जांच शुरू की थी, तो उस वक्त कांग्रेस और दूसरे दलों ने प्रेस फ्रीडम के नाम पर इसका बचाव किया था। 2 साल पहले ईडी की जांच में पता चला था कि न्यूज क्लिक को चीन सहित विदेशों से लगभग 38 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली थी। जांच में यह भी पता चला कि अमेरिकी करोड़पति नेविल रॉय सिंघम की ओर से लगातार न्यूज क्लिक को फंडिंग की गई थी। नेविल रॉय सिंघम पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ संबंधों पर लगातार आरोप लगते रहे हैं। आरोप है कि नेविल राज सिंघम चीन के राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं और इसके लिए उन्होंने भारत में भी न्यूज क्लिक को फंडिंग की। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तर प्रदेश के संस्कृति और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया है कि इस बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश में भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इससे हर प्रदेशवासी को जोड़ने का काम किया जाएगा। इस साल भी हम लोगों का प्रयास है कि हम लगातार इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी दे रहे हैं। जिला संस्कृति और पर्यटन परिषद के माध्यम से, जो कलेक्टर की अध्यक्षता में हर जिले में बनी हुई है, उसके माध्यम से हम कलाकारों को प्रोवाइड कर रहे हैं। जो स्थानीय तौर पे जहाँ जहाँ अपेक्षित होगा वहाँ लगातार झमाझम कार्यक्रम भव्यता और दिव्यता के साथ कल्चरल एक्टिविटीज और आज़ादी के महान सपूतों की याद में सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण करेंगे। दिल्ली भाजपा ने आम आदमी पार्टी की आतिशी और शैली ओबेरॉय द्वारा एमसीडी का वार्षिक छात्र वर्दी भत्ता 1100 रुपये से काटकर 600 रुपये करने की निंदा की है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि पिछले साल तक एमसीडी स्कूलों के सभी विद्यार्थियों को वर्दी भत्ता मिलता, लेकिन अब दिल्ली के लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों एमसीडी और दिल्ली सरकार ने वर्दी भत्ता कम कर दिया है, वर्दी वितरण को जाति आधारित क्यों किया है और वर्दी वितरण के लिए फंड भी क्यों बंद कर दिया गया है। दिल्ली भाजपा मीडिया प्रमुख और प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष सरदार राजा इकबाल सिंह के साथ उपनेता जय भगवान यादव ने एमसीडी के शिक्षा विभाग में गंदी राजनीति खेलने के लिए दिल्ली सरकार की शिक्षा मंत्री आतिशी और मेयर डॉक्टर शैली ओबराय की निंदा की है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ भाजपा पार्षदों का एक प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही निगम आयुक्त को शिक्षा विभाग में चल रही अनियमितताओं को लेकर ज्ञापन देगा। भाजपा ने आरोप लगाया है कि शैक्षणिक वर्ष 2022-23 तक एमसीडी के सभी छात्रों को वार्षिक वर्दी भत्ते के रूप में हर साल 1100 रुपए मिलते थे, लेकिन ये जानकर हैरानी होती है कि शिक्षा मंत्री आतिशी और मेयर डॉक्टर शैली ओबराय के अधीन एमसीडी प्रशासन ने वार्षिक वर्दी भत्ते में कटौती करके इसको मात्र 600 रुपए कर दिया है। आम आदमी पार्टी कहती थी कि ये डबल इंजन सरकार है, कि हम सरकार में आएंगे, दिल्ली नगर निगम में हम बहुत तरक्की देंगे, विकास करेंगे, मगर आप देखिए विकास कैसा हो रहा है कि अब जो हम बच्चों को जो यूनिफॉर्म के पैसे देते थे, अब इन्होंने वो यूनिफॉर्म का भत्ता भी आधा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी जब तक थी, हम लोग हर एक बच्चे को, प्रत्येक छात्र को 1100 रुपया देते थे। जब से आम आदमी पार्टी सरकार आई, इन्होंने केवल जो SC ST बच्चे थे और केवल छात्राओं को वो भी आधे पैसे 600 रुपया देना शुरू कर दिया। आप देखिए कि गरीब बच्चा, जो गरीब छात्र है, वो कहां पर जाएगा। दिल्ली भाजपा ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले साल तक एमसीडी स्कूलों के सभी विद्यार्थियों को वर्दी भत्ता मिलता था, लेकिन ये देखकर हैरानी होती है कि आतिशी और डॉक्टर शैली ओबराय के तहत वर्दी भत्ता अब जाति और लिंग के आधार पर दिया जाएगा। गंदी राजनीति खेल रहा एमसीडी प्रशासन विद्यार्थियों के वर्दी भत्ते को लगभग आधा करते हुए अब केवल छात्राओं और अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों को ही वर्दी भत्ता देगा। जिस प्रकार से इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में 1100 करोड़ रुपए लगाया और गरीब बच्चों का हक मार रहे हैं, ये लड़कियों को दे रहे हैं 1100 रुपये, लेकिन बच्चों को, उसमें भी SC ST को दे रहे हैं। इन स्कूलों में मैं टीचर रहा हूँ तो मुझे पता है कि इन स्कूलों में बिल्कुल जो लो लेवल का बच्चा है ना, जिसके बेचारे की सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जो प्राइवेट स्कूल नहीं भेज सकता, वो बच्चे यहाँ पर आते हैं। जिनका केंद्रीय विद्यालय में दाखिला नहीं होगा या दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल जो सर्वोदय स्कूल है उसमें भी नहीं पाए, वो एमसीडी स्कूलों में आते हैं। और उनके साथ ये जिस प्रकार का अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि वो अगर पैसा हो तो कहीं भी चले जाएंगे,
तो हमारा ये मानना है कि जो 600 रुपये, जबकि इस वर्ष महंगाई बढ़ती है हर वर्ष, आप सभी जानते हैं, रेट बढ़ना चाहिए था, उल्टा कम हुआ। और उसमें भी इन्होंने जाति आधारित जो काम किया वो सबसे निंदनीय कार्य है। दिल्ली भाजपा ने खुलासा करते हुए बताया कि पिछले शैक्षणिक वर्ष तक वर्दी भत्ता दिल्ली नगर निगम फंड से दिया जाता था, जबकि इस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए सर्व शिक्षा अभियान के फंड का इसके लिए उपयोग किया गया है। आज दिल्ली में एक ऐसी सरकार है जो एमसीडी पर भी शासन करते हुए उच्चतम शिक्षा बजट देने का दावा करती है, लेकिन विद्यार्थियों की बुनियादी जरूरतों को पूरा तक नहीं कर पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जम्मू कश्मीर में सेवानिवृत्त जज नीलकंठ गंजू की हत्या की जांच फिर से शुरू कर दी गई है। राज्य जांच एजेंसी ने इस हत्याकांड से जुड़ी साजिश को बेनकाब करने के लिए जांच शुरू की है। ध्यान रहे कि 4 नवंबर 1989 को श्रीनगर में जज नीलकंठ गंजू की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गौरतलब है कि जज नीलकंठ गंजू ने आतंकी संगठन JKLF के संस्थापक मकबूल भट्ट को एक पुलिस अधिकारी की हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई थी। जम्मू कश्मीर की राज्य जांच एजेंसी ने लोगों से अपील की है कि अगर उनके पास इससे जुड़ी कोई भी सूचना हो तो वो एजेंसी के साथ साझा करें। Despite the pain of reopening the old wounds, the underlying hope remains that justice will prevail. It's about time that world paid attention to the atrocities committed on Kashmiri Hindus, on individuals, and on a community at large, categorizing it as a genocide. We have waited too long for justice to be served. I sincerely hope that reopening of Daddy G's case, Justice Neelkant Ganju's case, will be one of the hundreds of cases that will follow and will bring some sense of relief and closure for the families who are waiting for justice to be served. भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले से ही कहा था कि जब ये जो त्रासदियां हुई हैं उनकी जांच कराना जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग जानबूझकर एक वर्ग को वहां से बाहर निकालना कि अपने आप में शर्मनाक था, एक साजिश थी। तो मुझे लगता है कि इसका संज्ञान माननीय अदालत ले रही है। जब उसका रिजल्ट अच्छे आएंगे। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मंगलवार को लगातार 5वें दिन ASI का सर्वे जारी रहा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने परिसर में वैज्ञानिक सर्वेक्षण जारी रखा। वाराणसी की अदालत के आदेश पर हो रहे इस सर्वे की रिपोर्ट 2 सितंबर तक अदालत में जमा कराई जानी है। सर्वेक्षण का काम सुचारू रूप से हो रहा है। ASI के विशेषज्ञ विभिन्न उपकरणों की सहायता से परिसर के अलग अलग हिस्सों का अध्ययन कर रहे हैं। सर्वे का काम बुधवार को भी जारी रहेगा। हरियाणा के नूंह में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। मंगलवार को कर्फ्यू में सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक छूट दी गई। बुधवार को भी सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। 31 जुलाई को एक यात्रा पर हमले के बाद यहां 2 गुटों में टकराव और हिंसा फूट पड़ी थी। प्रशासन की चौकसी और एहतियाती उपायों की वजह से अब हालात पटरी पर लौट रहे हैं। पुलिस और अर्धसैनिक बल संवेदनशील इलाकों में गश्त कर रहे हैं। एहतियात के तौर पर 11 अगस्त तक मोबाइल इंटरनेट सेवा स्थगित रहेगी। जिले से किसी भी तरह की अप्रिय वारदात की खबर नहीं है। जिले में हरियाणा राज्य परिवहन डिपो की बस सेवा बहाल हो गई है। प्रशासन सभी वर्गों के साथ संवाद करके सामान्य जनजीवन बहाल कर रहा है। वहीं हिंसा में शामिल तत्वों की पहचान करके उनके खिलाफ एक्शन भी जारी है। अभी तक 305 से ज़्यादा लोगों को अलग अलग ज़िलों से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 142 FIR अब तक दर्ज की जा चुकी हैं। इस बीच कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने नूंह जाने का प्रयास किया, परंतु प्रशासन ने ये कहकर अनुमति नहीं दी कि क्षेत्र में धारा 144 लागू है। प्रशासन हालात को तेजी से सामान्य करने में लगा हुआ है। ऐसे में इस प्रकार की यात्रा से प्रशासन का काम और बढ़ जाएगा। धारा 144 लगी हुई है जिले के अंदर और पीड़ितों की मदद के लिए प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। तो हमारे लेवल पे हम सबसे टच में हैं और उनकी जो भी मदद कर रहे हैं। पॉलिटिकल विजिट्स होने से थोड़ा प्रशासन का एक्स्ट्रा काम भी बढ़ जाएगा और कोई ऐसा बयानबाजी भी हो जाए जो कि हित में नहीं है, उसको जो सिचुएशन नॉर्मल कम्प्लीटली नॉर्मल होने की तरफ बढ़ रही है तो उसमें भी व्यवधान आ सकता है। इसलिए हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया आप आज ना करें, थोड़ा सिचुएशन कम्प्लीटली नॉर्मल हो जाए उसके बाद में आ जाएँ।
पाकिस्तान चुनाव आयोग ने तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 5 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। इस्लामाबाद की एक निचली अदालत ने शनिवार को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान को 3 साल की जेल की सजा और 1 लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके बाद इमरान को पंजाब पुलिस ने लाहौर के जमान पार्क स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया था। पूर्व क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान पर प्रधानमंत्री रहते हुए राष्ट्राध्यक्षों से मिले उपहार बेचने का आरोप था। अदालत ने उन्हें जानबूझकर राष्ट्रीय खजाने से लाभों को छिपाने के भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया। इससे पहले दिन में इमरान खान ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। इमरान की याचिका पर 2 सदस्यीय पीठ बुधवार को सुनवाई करेगी। भारत ने वेस्टइंडीज को तीसरे T20 मुकाबले में 7 विकेट से हरा दिया। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 159 रन बनाए। इसके जवाब में भारत ने 17 ओवर 5 गेंदों में 3 विकेट पर 164 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। भारत की तरफ से सूर्य कुमार यादव ने 83 और तिलक वर्मा ने नाबाद 49 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।